उस समय उनके शब्द थे कि समाज का पैसा खा जाने वाला व्यक्ति राक्षस है। उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को कहा था। रत्तू ने जाकर पूछा कि क्यों रो रहा है, कहाँ से आया है। रत्तू को कहा उन्होंने कि मैं महाराष्ट्र के सुदूर एक गांव से आया हूँ और मैं बाबा साहब को मिलना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के दूर गांव से आया हूँ और मेरी बेटी पर समाज के जो तथाकथित जो ठेकेदार है उन्होंने बलात्कार किया है और पुलिस उसका केस नहीं ले रही और इसलिए मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उन्होंने कहा कि तुझे शर्म आनी चाहिए, आप इतने लोग हो, उनको मार क्यों नहीं दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए इसकी सफलता का आधार 3 बातें बताई हैं। पहली, पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी जन्म जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 1943 को एक वाक्य कहा था यहीं दिल्ली में। उन्होंने कहा था कि कुछ ही समय में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होने वाली है। इस समय हमारे सामने हमें 2 कर्तव्य निभाना है। पहला कर्तव्य है स्व समाज के लिए और दूसरा स्वदेश के लिए। उन्होंने 2 बात कही, एक समाज के लिए और एक देश के लिए। और आप सभी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हम सभी लोग, हमारा सभी का एक समाज बोध का दायित्व भी होता है। माननीय अध्यक्ष श्री ने सूची बताई, ये आयोग अपना ही है और आयोग का द्वार हमेशा खुला है, वेलकम। हम आप ही के लिए बैठे हैं वहाँ पर। मगर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो समाज बोध की बात की है उसके 1-2 उदाहरण देने हैं और मेरी बात मैं पूरी करूँगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमेशा अपने जीवन के अंदर उन्होंने जो शोषित, पीड़ित, हमारे जो वंचित बांधव थे उसके लिए तो पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। साथ साथ उनके जीवन का जो एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था वो था राष्ट्रहित सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। मगर जब वो समाज की बात करते थे तब उनकी आंखों के सामने समाज में जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति था वो आगे बढ़ना चाहिए, उसका उत्थान होना चाहिए, ये उनका भाव था। बाबा साहब आम्बेडकर ने समाज की बात की, समाज को उठाने की बात की, उसके उत्थान की बात की। मगर साथ साथ उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात की थी, वो थी कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है, समाज का जो भी आंदोलन है वो तभी महत्वपूर्ण बन सकता है जब तक उसके अंदर सत्य का अधिष्ठान नहीं होता, तब तक चाहे कितना भी महत्वपूर्ण आंदोलन हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात उन्होंने की थी, उन्होंने उस समय दामोदर हॉल जो मुंबई में आज भी खड़ा है, वो दामोदर हॉल बनने वाला था, तो उसके लिए चंदा इकट्ठा हो रहा था। बाबा साहब आम्बेडकर ने उस चंदे के लिए कुछ लोगों को रसीद बुक दी थी, सबको रसीद बुक दी, अपने जो भी कार्यकर्ता थे उन सबको। कुछ समय के लिए उसकी समय सीमा निर्धारित थी कि इतने समय में आपको चंदा इकट्ठा करना है। बाबा साहब ने सबसे रसीद बुक वापस ली, कितना चंदा इकट्ठा किया सब। जब वो जितनी बुकें दी थी उतना चंदा इकट्ठा नहीं हुआ था। बाबा साहब आम्बेडकर के शब्द हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा
कि मैंने हिसाब लगाया, मगर जितनी रसीद बुक कार्यकर्ता ले गए उतना चंदा आया नहीं है। मतलब कि चंदा कुछ लोग खा गए हैं। और उस समय उनके शब्द थे कि समाज का पैसा खा जाने वाला व्यक्ति राक्षस है। उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को कहा था। तो बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे ध्यान में आता है। दूसरा, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमेशा एक बात की थी कि आप एक बकरी की तरह मत जियो, एक सिंह की तरह जियो। सिंह की कभी बलि नहीं ली जाती, बकरे की बलि ली जाती है। ये क्यों कहते थे? बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि समाज को आत्मसम्मान बढ़ना चाहिए। और इसका भी एक उदाहरण है कि बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ 26 अलीपुर रोड उनका बंगला था। बंगले की जो लॉन थी उसमें आराम से बैठे थे कुर्सी में। उस समय बंगले के बाहर काफ़ी भीड़ थी जो बाबा साहब आम्बेडकर को मिलना चाहती थी। बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना जो निजी सचिव था रत्तू, नानक चंद रत्तू, उनको कहा कि जाओ बाहर जाकर देखिए कि ये भीड़ क्यों आवाज़ कर रही है, क्या है। रत्तू बाहर गया, देखा भीड़ काफ़ी है, लोग बाबा साहब को मिलना चाहते हैं। मगर एक भीड़ से दूर एक दीनहीन गरीब फटे हाल कपड़ा हुआ पहना हुआ एक व्यक्ति सून मून अवस्था में खड़ा था। रत्तू ने जाकर पूछा कि क्यों रो रहा है, कहाँ से आया है। रत्तू को कहा उन्होंने कि मैं महाराष्ट्र के सुदूर एक गांव से आया हूँ और मैं बाबा साहब को मिलना चाहता हूँ। रत्तू अंदर गया, बाबा साहब को कहा कि एक गरीब दीनहीन व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। बाबा साहब ने कहा कि लाइए उनको मेरे पास। वो आया, जोर से रो रहा है और बाबा साहब के पैरों में आके बैठ गया। बाबा साहब ने उनको रोने दिया। बाद में पूछा, थोड़ी सांत्वना दी, क्यों रो रहा है, क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के दूर गांव से आया हूं और मेरी बेटी पर समाज के जो तथाकथित जो ठेकेदार है उन्होंने बलात्कार किया है और पुलिस उसका केस नहीं ले रही और इसलिए मैं वहां से यहां आया हूं। बाबा साहब ने पूछा कि परिवार में कौन कौन है। उन्होंने कहा कि मेरे 3 भाई हैं, 2 बेटे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उन्होंने कहा कि तुझे शर्म आनी चाहिए, आप इतने लोग हो, उनको मार क्यों नहीं दिया। बाबा साहब ने इतना कहा। बाद में उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि मार दो, मगर उनका कहने का ये था कि आप स्वाभिमान से उसके मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तो आज भी ये बाबा साहब आम्बेडकर के जो उदाहरण है, उनके जीवन के अनेक पहलू हैं। आप उनके जीवन के कोई भी पहलू लो, जैसे कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है आगे कि शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा और जो पिएगा उसके चेहरे पर एक अलौकिक ऐसा तेज आएगा। तो शिक्षा को बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण माना है। उसी तरह बाबा साहब आम्बेडकर ने जैसे शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना है, उसी तरह शक्ति को भी सबसे महत्वपूर्ण माना है। और यही कहने का उनका अर्थ था कि आपने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब क्यों नहीं दिया। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे शिक्षा, शक्ति, उसी तरह बाबा साहब आम्बेडकर अपने जीवन में एक और स को भी महत्व दिया था, वो था शील को भी उन्होंने महत्वपूर्ण दिया। बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि समाज के अंदर अगर शील नहीं है, चरित्र नहीं है, तो ऐसा समाज भी शक्तिहीन रहता है। और इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जब 1924 9 मार्च को अपने जीवन की पहली संस्था बनाई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने सामने 4 लक्ष्य रखे थे।
वो जो 4 लक्ष्य रखा था उनमें पहला लक्ष्य था संस्कार केंद्र की स्थापना करना। क्यों रखा था बाबा साहब अम्बेडकर ने? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर मानते थे कि समाज के अंदर अगर चरित्र नहीं है, संस्कार नहीं है, तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा शिक्षा को दो-धारी तलवार कहते थे, क्योंकि अगर संस्कार नहीं है तो उसी शिक्षा से आप वो तलवार को किसी की हत्या भी कर सकते हो, और अगर आपके अंदर संस्कार है तो वही शिक्षा से आप किसी की रक्षा भी कर सकते हो। ये कहने का मतलब था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जो संस्था बनाई उसका पहला उद्देश्य था संस्कार केंद्र की स्थापना करना। उसका दूसरा उद्देश्य था ग्रंथालय की स्थापना करना और छात्रावास की स्थापना करना। उसका तीसरा उद्देश्य था, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका तीसरा उद्देश्य था कि युवा वर्ग है जो उसको छोटा मोटा कारोबार कर सके, इसके लिए प्रशिक्षण देना, जो आज भी इतना ही महत्वपूर्ण है। जो हम मेकिंग इंडिया शब्द आज सुनते हैं ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके पीछे का जो हार्द था कि युवाओं के अंदर जो स्किल होती है, वो स्किल होती है, जो हुनर होता है, वो हुनर बाहर आना चाहिए, और इसीलिए प्रशिक्षण देना। आप कल्पना करिए कि बाबा साहब अम्बेडकर 1924 में ये कल्पना की थी। उनका चौथा उद्देश्य था कि जिसके भी पास छोटी मोटी थोड़ी भी अगर कृषि लायक जमीन है तो उस जमीन के अंदर थोड़ी जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे हो कृषि का, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण देना। देखिए आप कि बाबा साहब अम्बेडकर 1924 में किसानों को ऐसा प्रशिक्षण की बात करते हैं। 100 साल बाद हमारे गुजरात में ऐसा प्रयोग शुरू किया था। नरेंद्र भाई जब चीफ मिनिस्टर थे तब उस समय उन्होंने कृषि मेला प्रारंभ किया था। उस कृषि मेला का अर्थ यही था कि किसानों को विज्ञान के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में ज़्यादा पैदावार कैसे हो, इसलिए किसानों को प्रशिक्षित देना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सोचा था उस समय, मतलब उनकी दृष्टि, उनका विजन कितना महत्वपूर्ण था वो हमें दिखाई देता है। बाबा साहब अम्बेडकर की ऐसी अनेक बातें हैं, आप सबको पता है, सभी मालूम है कि 1926 में जब हिल्टन हंग नाम की एक कमेटी आई थी, उस कमेटी का उद्देश्य था कि भारत के अंदर जो आर्थिक सुधार है वो कैसे करना चाहिए, उसके लिए एक कमेटी आई थी। उस कमेटी को बाबा साहब अम्बेडकर मिले थे और उन्होंने अनेक पहलू इस कमेटी को दिया था कि इतने इतने आप स्टेप लेंगे तो भारत के अंदर जो आर्थिक प्रगति है वो होगी। और 1926 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मेमोरेंडम दिया था उसी के आधार पर 1936 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का विजन था। दूसरा, हम महिलाओं की बात करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने महिला उत्थान के लिए अनेक कानून बनाए थे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने भी कानून बनाए उस समय श्रमिकों के लिए हो या महिलाओं के लिए हो, उन सभी के पीछे उनका एक ही उद्देश्य था, राष्ट्रहित सर्वोपरि। आप देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर हर पहलू को किस प्रकार राष्ट्र से जोड़ते थे। जब उन्होंने महाड़ की धरती पर चौदार तलाव के लिए पानी के लिए सत्याग्रह किया, उस सत्याग्रह के समय भी उन्होंने कहा है कि एक छुआछूत की जो मानसिक बीमारी है, ये छुआछूत की जो सामाजिक मानसिक रोग है, उसके कारण केवल अछूत समाज को ही नुकसान नहीं हुआ, इसके कारण सवर्ण समाज को भी नुकसान हुआ। ये बात कहने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि दोनों के अलावा सबसे अधिक नुकसान इस राष्ट्र को हुआ। तो ये जो सामाजिक जो ये मानसिक बीमारी है उसके कारण इस राष्ट्र को नुकसान हुआ, ये बाबा साहब अम्बेडकर मानते थे। और इसी तरह 1928 में मुंबई असेंबली के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उन्होंने 1942 में ये मैटरनिटी लीव की जो उन्होंने जो कानून बनाया,
वो बात बाबा साहब आम्बेडकर ने 1928 में मुंबई असेंबली में कही थी। उस समय उनके शब्द थे कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव देना वो राष्ट्र के हित में है। तो वो हर बात को राष्ट्र से जोड़ते थे। जब 45 में बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश का औद्योगिकीकरण होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस देश के अंदर उद्योग बढ़ने चाहिए, उस समय उनका जो विजन था, उनकी जो कल्पना थी, वो कल्पना थी आत्मनिर्भर भारत की थी उनकी कल्पना। और इसीलिए उन्होंने जब डेल्टा नदी पर उन्होंने डैम की योजना प्रस्तुत की, उस समय भी उन्होंने यही कहा है कि जब बारिश आती है तब लाखों गैलन जो पानी है वो व्यर्थ नदी में बह जाता है, उसे रोकना चाहिए और इसी पानी के आधार पर गरीबों को पानी मिलना चाहिए, सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, साथ साथ उद्योगों को ये बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, किसानों को पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए। तो ये उनका विजन था कि किसान भी समृद्ध बने, देश का उद्योग भी समृद्ध हो, साथ साथ जो हमारे गरीब बांधव हैं उससे पानी मिले। तो आज नल से जल की जो योजना है वो आज हम देखते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय ये विजन प्रस्तुत किया था कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचनी चाहिए, गांव-गांव तक जल पहुंचना चाहिए। तो बाबा साहब आम्बेडकर का जो भी विजन था वो समाज हित के लिए था, राष्ट्र हित के लिए था। ये बाबा साहब आम्बेडकर का जो विजन था, ये पूरा का पूरा विजन हमें संविधान के अंदर भी दृष्टिमान होता है। संविधान की ये 75 वर्ष की यात्रा चल रही है। उस समय बाबा साहब आम्बेडकर की पूरा संविधान में जो कहा है वो आप सबके सामने है, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कह के मैं मेरी बात पूरी करूंगा। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने उसे अपने शब्दों में कहा है कि संविधान तभी सबल होगा जब सत्ता और समाज दोनों इसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और बाबा साहब आम्बेडकर ने लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए इसकी सफलता का आधार 3 बातें बताई हैं। पहली कि सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए संविधान का मार्ग लेना चाहिए। दूसरा, रक्त रंजित मार्गों से हमें दूर हटना होगा। तीसरा, अराजकता फैलाने वाले आंदोलन, सत्याग्रह से हमें दूर होना होगा। ये 3 बातें लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भी विजन प्रस्तुत किया था, जो भी समाज हित की बात की थी, वो हमें समाज के बीच ले जानी होगी। तभी बाबा साहब आम्बेडकर की इस प्रकार की जयंती का महोत्सव हम मनाते हैं वो सार्थक होगा, ऐसे मुझे लगता है। आज मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरी बात कहने का जो मुझे अवसर दिया और मुझे सम्मानित किया, इसके लिए मैं